Welcome back after a break. Of course, we are continuing with our special coverage of the Lok Sabha and Assembly elections. Remember, the second phase of the Lok Sabha elections began at 7 this morning, and 95 Lok Sabha seats across 12 states and union territories, that is the Puducherry Union Territory, is voting today. Elections are also being held for 35 Assembly constituencies in Odisha. बिल्कुल, तो तमाम जो चुनाव को लेकर रंग है अलग अलग और उत्साह है लोगों का, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरह के समीकरण है, किस तरह के मुद्दे हैं और इस बार जहां वोटिंग हो रही है उन सीटों पर कितना अलग मुकाबला है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं प्रीति सिंह और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव जारी है। आइए शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता करीब 1600 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी खास इंतजाम। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर केंद्रीय बलों के 15,000 जवान तैनात। दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा, जितेंद्र सिंह, जुएल ओराम, पी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, अशोक चौहान, सुशील कुमार शिंदे और वीरप्पा मोइली भी मैदान में। दांव पर हेमा मालिनी, राज बब्बर, कनिमोझी, कार्ति चिदंबरम समेत कई दिग्गजों की किस्मत। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान जारी। करीब 77 लाख मतदाता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। तमिलनाडु विधानसभा की 18 सीटों के उपचुनाव के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज गुजरात के अमरेली और कर्नाटक के बागलकोट और चिकोदी में रैलियां। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बैंक की ओर से इमरजेंसी फंड देने से इनकार के बाद जेट एयरवेज का परिचालन पूरी तरह ठप। कंपनी की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा, मौजूदा नियामकीय ढांचे के दायरे में जेट के समाधान की प्रक्रिया का समर्थन करेगी सरकार। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 95 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक होगा। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में मतदान का समय अलग अलग है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं है। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भी मतदान को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दूसरे चरण में पहले 97 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट का मतदान टलने और वेल्लोर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द किए जाने के बाद अब आज 95 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। इस चरण में 11 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीट हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38 सीटें हैं, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर और पुदुचेरी की सभी संसदीय सीटों में इसी चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। वहीं तमिलनाडु की 39 में से 38 सीटों पर
आज वोटिंग पूरी हो जाएगी। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी 4 चरणों में हो रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा की 5 सीटों के साथ ही विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी मतदान जारी है और ओडिशा की 5 सीटों के लिए 35 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा की 35 सीटों के लिए करीब 77 लाख मतदाता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार है और एक बार फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। And our colleague Anu Diwan is now joining us from Aska in Odisha. Anu, as you were telling us about the significance of the constituency where you are in at the moment, but also tell us in Odisha, there are a number of star candidates whose fate will be decided in the second phase today. Tell us about these star politicians whose fate is going to be decided today. Definitely, Aishwarya. The second phase, it's a very important phase for all the political parties, whether it's BJD, BJP or Congress. A lot of the VIP or the star candidates, fate will be decided today. If you start from Naveen Patnaik, he is contesting at assembly elections this time from the 2 assembly constituencies, that is Bijapur and Hinjli. Bijapur, that belongs to the Bulangi, that belongs to the Bargarh Lok Sabha. Will be locking his fate today itself in the second phase only, and in the Hinjli Lok Sabha and the Hinjli Assembly constituency is also going for the voting today. So the Naveen Patnaik CM BJD's candidates Naveen Patnaik fate will be decided today. And if we talk about BJP, the BJP in the 2014 won the Sundargarh Lok Sabha seat, from where the cabinet minister Jewel Ram is again contesting from the same seat. So people will be locking his fate today itself only, and we can see that it's a very interesting fight between the BJP, BJD and Congress, where BJP has set a target of 120 assembly seats and also to break a record of winning the Lok Sabha seats in the double-digit number, whereas the BJD is also trying its best to get back to the try its fate in the fifth to repeat his 5th term in the assembly and get back all the 21 Lok Sabha seats, whereas Congress is also trying its hard to, because if we have also seen that the BJP has tried better, where Prime Minister Narendra Modi has held a lot of many rallies. Yesterday only Amit Shah has hold a road show in Cuttack. बिल्कुल अनु, यानी तमाम दिग्गजों ने अपना जोर भी लगाया है प्रचार के आखिरी दिन तक लोगों को लुभाने के लिए। अदिति, अगर हम उड़ीसा में इस बार का चुनाव समझे नवीन पटनायक का गढ़, और एक तरह से भावनाएं भी क्षेत्रीय रही हैं लोगों की वहाँ देखे, लेकिन 2 सीटों से चुनाव लड़ना और चुनाव के ठीक पहले एक वीडियो भी जारी करना जिसमें वो अपने आप को काफ़ी एक्टिव भी दिखा रहे हैं, मैं इसका थोड़ा सा मायने समझना चाहूँगी, क्या समझाना चाह रहे हैं वो लोग? 2-3 चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो हम उनका बीजेडी का घोषणा पत्र, उसमें ये लिखा है, और ये बहुत ही ये होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है कि हम उस पार्टी के साथ रहेंगे जो उड़ीसा का इंटरेस्ट सर्वप्रथम रखता है। तो कुल मिला के वो किसी के साथ भी जाने को तैयार हैं। हालांकि भाजपा ने उनकी खूब भर्त्सना की है, उनकी बहुत आलोचना की है कैंपेन के दौरान, लेकिन बीजेडी ने कह दिया है कि हम किसी के साथ जाने को तैयार हैं। अगर हम इस स्थिति में हों कि जहां बीजेपी को केंद्र में कुछ सीटें कम उनकी पड़ें सरकार बनाने में, तो हो सकता है कि बीजेडी उनका दामन थाम सकती है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, मेरे ख्याल से 2 जगह से लड़ना इस बात का परिचायक नहीं है कि वो किसी तरह से वीक हैं या उनको उम्मीद नहीं है दोनों सीटों से जीतने की। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनकी पार्टी का वर्चस्व दूसरी सीट में बढ़े। तो हिंजली से तो पहले भी लड़ चुके थे वो और विजयपुर में गए हैं। मेरे ख्याल से ये जहाँ तक मेरी समझ है, ये एक समुद्र तटीय इलाका है जहाँ पर बीजेडी शायद उतना सामर्थ्य नहीं रखती है जितना अन्य पार्टियाँ। तो मेरे ख्याल से लोकसभा और असेंबली दोनों का चुनाव इस बार नवीन पटनायक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। And it is a very interesting three-cornered contest, BJD, BJP and the Congress. A very interesting three-cornered contest. And Prime Minister Narendra Modi has also appealed to the people to turn out in large numbers today and vote. He tweeted this morning, even before the polling began, he expressed confidence that all those seats that are polling today will strengthen our democracy by exercising their franchise. He urged especially the youngsters to head to the polling booths and vote in large numbers. Remember last time in the first phase of the elections also, he had tweeted the same. He had appealed to the voters to come out in large numbers. And while people queued up outside the polling booths, many political leaders also exercised their franchise today. Now, Congress's Sushil Kumar Shinde cast his vote early in the morning in Sholapur constituency. So these are the visuals. Sushil Kumar Shinde there exercising his vote. And Union Minister and BJP leader Nirmala Sitharaman also voted in Bengaluru this morning. And as we've been emphasizing, not just the common man, but the star politicians, they're also coming out in large numbers, exercising their franchise. We saw BJP candidate from Girinagar, Tejashwi Surya, also cast his vote early in the morning today. And a senior Congress leader and former Union Minister in UPA, P. Chidambaram, was among the first people who voted in the Shivaganga constituency this morning. And if we talk about southern states, of course, the superstar turned politician Rajnikant also cast his vote in Chennai this morning. And in Chennai, we also saw actor turned politician Kamal Haasan voting, coming early out of his home in the morning and casting his vote. And in Chennai, we also saw DMK leader Kanimori casting her vote this morning in Alvapet. And in Tamil Nadu, we saw State Chief Tamilsai Soundararajan also cast her vote this morning. And one of the states that is voting today is Tamil Nadu, where, of course, very, very interesting contest. 38 seats of the state are voting in the second phase today. Polling to the 39th constituency. Remember, Vellore was cancelled by the Election Commission on Tuesday due to the recovery of a huge amount of cash here. All right, our colleague Rajat Kane is now joining us live from Chennai. He is tracking all of those developments and the election in Tamil Nadu very, very closely. Rajat, a very good morning. You were telling us about the enthusiasm of the voters despite the post-Jayalalitha era. But, speaking about the alliance this time, of course, AIA-DMK is in alliance with the BJP. DMK has tied with the Congress party. And there are other parties also that are in this alliance. So this is a very interesting two-way alliance that we are witnessing in Tamil Nadu. How do the political equations look like there?
Thanks, Aishwarya. It's certainly a two-way fight in Tamil Nadu between the alliance led by the ADMK, which at national level is NDA, led by the BJP, and on the other side we have a secular progressive alliance, which is a part of UPA. If you look at the national picture, DMK and Congress and other parties. Now, interestingly, there are bit players, there are third parties like TTV Dinakaran's newly floated Amal Makai Kapti. Now, that is being kept, analysts are keeping close eye on that party. That party may not win any seat, but exercises influence, especially in the southern part of Tamil Nadu, where it has a large number of a certain community voter, like a Thevar community vote. Now that voters are said to have been with the ADMK. Now, can TTV Dinakaran hamper that votes of the ADMK? That is what everyone is keeping an eye. TTV Dinakaran is also contesting on large number of seats. Nearly all the seats he's contesting on. He's contesting on 38 seats. So, given the spread of this party, which is fairly new, and also his success at the by-polls of RK Nagar seat. Now, that is a very prestigious seat. It was held by J.J. Lalitha. That was a seat where Dinakaran won. ADMK candidate was far behind the number 2, and DMK was nowhere in picture, distant third. So certainly there are certain chords which he was able to touch during the by-polls of RK Nagar constituency. But whether that will continue in these Lok Sabha elections, considering both the parties, and for that matter all the parties here, have campaigned essentially on the local issues. They have been national issues, but as I said earlier, the national parties here in Tamil Nadu are bit player. Congress is fighting on 9 seats and BJP is fighting on 5 seats. And it's only on 2 seats where Congress and BJP are having a direct fight. That is Sivaganga, where P. Chidambaram's son is pitted against H. Raja of the BJP. Right. And in Kanyakumari, where H. Vasantakumar of Congress is pitted against Pon Radhakrishnan of BJP. So it's only 2 seats where national parties are fighting against each other out of total 39 seats of Tamil Nadu. Now, if we talk of Puducherry, I covered Puducherry yesterday. Puducherry was also had a campaign essentially where all the parties, where Congress and All India NR Congress are the main players. Even those parties emphasize more on the local issues than on the national pictures. Right. So here we'll see the two. Rajat, we'll speak about Puducherry in a while. In a while, we'll come to Puducherry as well. Aditi is with us, so we need to take a reaction on Tamil Nadu. Aditi, speaking about what the points that Rajat was making there. If you look at the 2014 election, AIDMK had won about 44% of the vote, and this time, of course, AIDMK, BJP are together. The PMK is also here. So that, on paper, looks a very formidable alliance, isn't it? Well, the BJP, I'm sorry to say, doesn't have much presence in Tamil Nadu. H. Raja is contesting against Karti Chidambaram. We have to see what will happen, although I don't think that BJP has much of a chance of winning that seat. Similarly, Pon Radhakrishnan was a union minister, but there again, he is contesting from a constituency which has a sizable Christian population. And frankly, Mr. Modi has not been able to make the kind of inroads in terms of his personal popularity in Tamil Nadu as he has been able to do elsewhere. But what about PMK? In northern Tamil Nadu, of course. Certainly, PMK represents the Vanyar community. Yes. And it is a very important factor in a very limited area of Tamil Nadu. So, this is going to be a really interesting election for Tamil Nadu, as you pointed out, because none of the people who led the election last time are present on the scene. And everybody is new. So, and I think all bets are off on what the outcome will be, although I understand that DMK is pretty much, the DMK alliance, of which the Congress is a part, yes, is pretty much going to sweep the Lok Sabha election. All right. So the DMK alliance looks really strong there. It has the constituents MDMK, VCK, IJK and KMDK. So these constituents are also going to play और तमिलनाडु के बारे में अगर कहा जाए तो लोकसभा के साथ साथ आज खासतौर से नजरें उपचुनाव पर भी हैं, क्योंकि विधानसभा और खासकर जो राज्य में सरकार है उसे लेकर आगे किस तरह की दिशा तय होगी उसका भी जो एक तरह से तस्वीर है वो साफ होगी आज के उपचुनाव के बाद भी। लेकिन अब तमिलनाडु के बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो दूसरे चरण में
3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और जिन सीटों पर इस चरण में वोटिंग हो रही है उनमें जलपाईगुड़ी, रायगंज और दार्जिलिंग लोकसभा सीटें शामिल हैं। और इन 3 सीटों के लिए 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंचनन मिश्रा हमारे संवाददाता सिलीगुड़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। पंचनन, करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अगर आप हमें बता पाएं कि शुरुआती जो आंकड़े हैं वोटिंग को लेकर या उत्साह है वो कितना रोचक नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। हम जानते हैं जिस तरह की जुबानी जंग तेज हुई पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले, उसने भी चुनाव को कहीं ना कहीं और ज़्यादा रोचक बनाया है। अब उसे अगर हम किसी भी तरह से लें तो मतदाताओं पर उसका किस तरह का असर और कितना उत्साह फिलहाल 2 घंटे के बाद? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं आपको कि जो मतदान है यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह 7 बजे जो वोटिंग का वक्त था उसके बाद से यहाँ पर, उसके पहले से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि ये पूर्वोत्तर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो चाहे ये पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर सुबह की जो लोगों की वोट डालने की जो आदत है हमने इस तरह से असम में भी देखा और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा, यहाँ भी वैसा ही है। लोग 6:30 बजे और 6:45 बजे से यहाँ पर लाइनों में लग गए थे और देखिए अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी संख्या में लोग, अच्छी कतार में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस बार का जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल का, पूरे देश में जितने लोकसभा चुनाव की जो बातें हो रही हैं, पश्चिम बंगाल की जो बात है वो सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तृणमूल कांग्रेस के साथ के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरह से कॉन्टेस्ट में नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तक के दावा है कि 42 में से लगभग 20 से ज़्यादा सीटें वो जीतकर पश्चिम बंगाल में आ सकती हैं। हालांकि एक समय ये इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उस तरह का यहाँ पर आधार नहीं था। तृणमूल कांग्रेस 2011 में 2016 में जिस तरह से सरकार में आई, यहाँ की राज्य सरकार उसने बनाई लेफ्ट के एक लंबे रूल के बाद, उसके बाद इस बार के पहले चुनाव 2019 का जो चुनाव है उसमें इस तरह के मुद्दे, राष्ट्रवादी मुद्दे हावी दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। साथ ही लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर वोटिंग करने की बात कह रहे हैं और एक केंद्रीय नेतृत्व की बात भी हो रही है कि किस तरह से वो एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पश्चिम बंगाल में दिख रही हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों के हिसाब से भी एक बहुत ही ऐतिहासिक और बदलाव जैसा यहाँ पर एक बात नजर आ रही है। हालांकि ये तो बात चुनाव के पूरे मतदान की बात पता लगेगी, लेकिन 7 चरणों का चुनाव है। दूसरे चरण की आज वोटिंग है। 3 लोकसभा सीटें हैं। 3 लोकसभा सीटों में दार्जिलिंग की अगर बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ गोरखा जो फैक्टर है वो काम करेगा। दार्जिलिंग लोकसभा सीट 2 बार से बीजेपी के पास रही है। इसी तरह से रायगंज की जो सीट है वहाँ पर लेफ्ट यानी मोहम्मद सलीम जीतते रहे हैं और ये जलपाईगुड़ी लेफ्ट के पास रही है। तो एक सीट तीनों के पास है और कई चुनावी मुद्दे जो काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा जो बीजेपी की तरफ से और उनका जो 5 साल का जो प्रचार यहाँ पर किया गया और साथ में एक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो आरोप लगता है कि चुनावी हिंसा होती है, उसके लिए वो भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। तो ये बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रहा है और लंबे समय तक जो हमारे साथ मौजूद है पंचनन। लेकिन एक बात तो है कि जो तस्वीरें अब तक मतदान के में उत्साह को लेकर आई है, सबसे अच्छी तस्वीरें हमें पश्चिम बंगाल से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। अदिति, अगर हम बात करें, समीकरण की बात हुई, इसके पहले आपने जो है टक्कर समझाई हमें किस तरह की दिख रही है, लेकिन बीते साल जो पंचायत चुनाव हैं उसकी जो हिंसा हुई उसके निशान मैं मानती हूँ अभी तक सूखे नहीं हैं। 7 चरणों में अब चुनाव कराए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोकतंत्र और हिंसा की स्थिति अभी भी कितनी गंभीर है और उस मायने में किस तरह से अहम है ये चुनाव? निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और बंगाल एक ऐसा इलाका है जहाँ लोगों को मत डालने से रोका जाता है। ये और जगह इस तरह का बल प्रदर्शन और जगह अब रुक गया है, लेकिन बंगाल में ये प्रथा जारी है और ये होता है पार्टी के काडरों से। तो पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लोगों को या तो मत डालने पर बाध्य करते हैं या मत डालने से रोकते हैं। तो ये देखना होगा। ये आज का जो चरण है चुनाव का, उसमें नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग और उस इलाके में क्या होगा ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर तृणमूल की कोई पैठ नहीं थी। बीजेपी ने पिछले 2014 में 2 सीटें जीती थी और उनमें से एक दार्जिलिंग की सीट थी। उससे पहले जसवंत सिंह दार्जिलिंग के एमपी रह चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में। तो अब हमें देखना है कि लेकिन ममता बनर्जी साल में 5-5, 6-6 महीने दार्जिलिंग में जाके गुजारती थी। वहाँ रहती थी 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए और 6 महीने में कम से कम 3-4 बार वो जाती थी। तो उसका असर ये हुआ कि मिरिक उपचुनाव
को तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया। फिर उसके बाद 2018 और 2019 में ममता बनर्जी फिर गई और उन्होंने गुरखा जो कि जनजाति भी है और गुरखा समुदाय भी है, उनको आश्वासन दिलाया कि हम आपकी संस्कृति और आपके जीवन यापन और आपकी लाइफस्टाइल में कोई अंतर नहीं आने देंगे। तो उसके बाद से मेरे ख्याल से थोड़ा मामला पलट गया है और इस बार कांटे की टक्कर है। इस इलाके में क्या होगा ये देखने लायक होगा। All right. We also need to speak about Karnataka, where voting for 14 of the total 28 Lok Sabha seats is taking a place today. And mostly southern part of the state is polling today. Our reporter Kriti Mishra is joining us live from Bengaluru at the moment. Kriti, in the morning you were talking about urban apathy, how Bengaluru, people of the Bengaluru show some sort of apathy towards elections. The past records show that the state average was in its 60s, but Bengaluru, if you look at Bengaluru, the voting percentage was in the 50s. But today, since almost 2.5 hours have passed since the polling began, since this morning, how does the situation look like? And have you got any figures, any percentage so far? Well, Aishwarya, the figures that are trickling in right now, that more than 15% voter turnout has been registered for now. And right now also we are witnessing brisk polling. People are coming out in large numbers, and particularly the exuberance is palpable among the young voters and also the elderly voters. As you've mentioned that Bengaluru has exhibited urban apathy. In the last Lok Sabha elections, the voter turnout was around 56%, while the state's average was 67%. This time the Election Commission made special endeavours. So there were particularly literacy clubs, there were voter literacy and electoral literacy debates that were organised in the colleges. Particularly the Election Commission tried to permeate this narrative that if you do not cast your vote, then you have no right to question the political apathy or the political parties. So that seems to be working right now, because since morning only people are coming out in large numbers and casting their votes. So it remains to be seen, and it is also hopeful that people do not repose in tranquility, and as the day progresses, people come out even in larger numbers to exercise their franchise. Aishwarya? ठीक है कृति, और इस बीच हम बता दें कि जो ताज़ा आंकड़े हैं पोलिंग परसेंटेज को लेकर वो आने शुरू हो गए हैं। इसके मुताबिक अभी असम की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वहाँ 9.51% मतदान होने की खबर आई है। वहीं जम्मू कश्मीर की जो 2 सीटें हैं उस पर 1% से कम यानी 0.99% मतदान अभी तक हुआ है। कर्नाटक की जो 14 सीटें हैं उसमें 1.14% मतदान की खबर है, और ये 9 बजे तक की मतदान की खबर हमारे पास आ रही है। मणिपुर की बात करें तो 1.78% मतदान हुआ है। ओडिशा में करीब 2.25% मतदान हुआ है। और सबसे अच्छी जो तस्वीरें हैं वो एक तरह से छत्तीसगढ़ से भी आ रही है, जहां 7.5% से ज़्यादा मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। And now let's go across to our colleague Rajat Ken, who is joining us from Chennai. Rajat, while we were talking about Tamil Nadu, you were also telling us about the interesting contest that is on in Puducherry today. Of course, we have been discussing all this while how this Puducherry was basically a Congress bastion. But speaking about 2014, one of the splinter group of the Congress had won the election last time in the Lok Sabha election. How does the contest look like in Puducherry this time? Well, Aishwarya, Puducherry is a union territory and it is, of course, autonomous than the state of Tamil Nadu, but the politics of Tamil Nadu does bear reflection in Puducherry. Now, over there as well, we see that Congress is in alliance with DMK. The DMK hold the sway in Puducherry because given the fact that in last assembly elections, it won 4 seats and it's essentially their support on which the Congress party's government in Puducherry is surviving. So DMK has sizable number of votes in Puducherry. Similarly, on the other hand, we have All India NR Congress, which is a splinter group of Congress led by former Chief Minister N. Rangaswamy, whose candidate had won in 2014. Now, he has allied with the ADMK and the BJP and other parties which is there in the larger ADMK fold in Tamil Nadu.
So clearly, the politics of Puducherry is also sort of a reflection in Tamil Nadu, and we see a lot of regional issues were raised during the campaigning. All India NR Congress, interestingly, has fielded a younger candidate. I spoke to the NR Congress chief, Mr. Rangaswamy, and I asked that your choice of having a younger candidate was an interesting one, as it also led to some sort of a heartburn within your party. But he was quite steadfast. He said, well, I mean, it's a choice about the future. So clearly, there are local issues that are dominating polls in Puducherry, and essentially about the local traders, the state government's performance, GST and how it had impacted the business community, and also about the smart, or you can say, decisions taken by the parties about fielding the candidate. The Congress has fielded a sitting Speaker of the Assembly, Mr. V. Vetilingam, and NR Congress has fielded a fairly younger person in Dr. Kesavan Ramaswamy. So again, and Puducherry is also known for a very high polling percentage, as I mentioned earlier. Last time around it was 80%. If you compare with the national average, it's far higher. So again, this time around, we'll see that Puducherry will be voting around, if not less, at least it will be sticking around the 80% of vote, because a lot of initiatives taken by the Election Commission. Yep. Right. Thank you so much. You stay with us, Rajat. We'll come back to you. And now let's speak about Uttar Pradesh, Preeti. उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं, और इनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इस समय हमारे संवाददाता नविक्रम सिंह के पास चलेंगे, जो कि आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम, आप भी बताइए जरा, करीब 2.5 घंटे बाद किस तरह का उत्साह आगरा में नजर आ रहा है, और आगरा की अगर बात करें, जो तीनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की प्रीता हरित और या फिर एसपी सिंह बघेल की बात करें, बीजेपी के, और गठबंधन के जो मनोज सोनी है, ये इस सीट से पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, तो इसे लेकर लोगों में किस तरह का रुख है? जी, यहाँ अगर आगरा की बात करें प्रीति, ये सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मतदाताओं के लिहाज से है। इन लोकसभा सीटों में करीब 20 लाख के आसपास यहाँ पर मतदाता हैं, और 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। दो घंटे से ज़्यादा के वक्त के बावजूद भी यहाँ कतार अभी लगी हुई है। यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर शहरी इलाकों में हम देखते हैं कि सुबह के वक्त वोटिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, वो काम या फिर नौकरी पेशा लोग, वो काम पर जाते हैं, तो उससे पहले वोटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर वो वोटिंग जो सुबह कतारें थी, लंबी लंबी कतारें थी, वैसी तो नहीं है, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राजनीतिक जिस तरीके से आगरा या आसपास के सियासी समीकरण की बात करें तो बेहद दिलचस्प है प्रीति। इस बार जिस तरीके से गठबंधन ने कई ऐसी सीटें हैं, जैसे मथुरा, आगरा या फिर इन सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव समाजवादी पार्टी का नहीं था, या बसपा का उतना नहीं था इन 2-4 सीटों पर ख़ास तौर पर, लेकिन इस बार गठबंधन के आने के बाद ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी। हालांकि आरएलडी से खुद जयंत चौधरी मथुरा से चुनाव लड़े थे और 2009 का चुनाव जीते थे, जो आरएलडी में इस समय मुख्य नेता हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार सियासी समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हो रहे हैं क्योंकि गठबंधन बनाम बीजेपी, एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था, ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा था, क्योंकि जो काडर है उसका कहना है, जो काडर के पास एक पक्ष था कि जो सपा बसपा हमेशा से एक दूसरे से दुश्मनी की हद तक बयानबाजी होती थी, वो आज एक साथ खड़े हुए हैं केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। तो अपनी बात को वहीं जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी के गठबंधन के जो नेता हैं, उनके पास जो लोकल स्तर है, ऊपर से तालमेल बेहतर है, ये हो सकता है, लेकिन जो लोकल स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस लोकल स्थानीय नेता की वो आज तक बुराई करते थे, आज उनके लिए उनके पक्ष में उन्हें वोट मांगने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में
जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प हैं और नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पास तमाम अपडेट के लिए हम आते भी रहेंगे नवविक्रम। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश के बाद अब नजर छत्तीसगढ़ पर, जहां 3 लोकसभा सीटों पर इस चरण में मतदान हो रहा है। महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के लिए वोटिंग हो रही है। महासमुंद और राजनांदगांव सीट सामान्य श्रेणी की है, जबकि कांकेर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 3 लोकसभा सीटों पर करीब 49 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 6,484 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महासमुंद में 2,140, राजनांदगांव में 2,322 और कांकेर में 2,022 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। All right, let's discuss the polling in Chhattisgarh. Aditi, if I can ask you this, this is apart from, of course, the political equations that we've been discussing, but as far as today is concerned, the 3 seats that are going to polls, of course, 2 of them fall in the Naxal hit areas. So do you think that people will come out in large numbers? For example, what we saw in Bastar, 66% voting was recorded, which was 5% higher than last year's percentage. So do you think at this time, in this phase also, people will come out and vote in these 2 Maoist hit areas as well? I'm absolutely sure they will. People don't like to be robbed of the one right that they have. Yes. And they like to exercise it. And I think the last time around in the assembly election, if you recall, the Congress did spectacularly well in the Chhattisgarh election. Although it's wrong to extrapolate the outcome of a local election or an assembly election on the Lok Sabha, nevertheless, this time too, issues relating to forests and the rights of those who occupy those forests Yes. have been debated a great deal. And one of the seats that is going to the polls today, Kanker, Yes. is a scheduled tribe seat. Right. So we have to see outcome is definitely one indication that people are determined to vote for democracy and determined to foil any curbs on their right to self-expression, political self-expression. I don't think the BJP is as yet on the path of recovering Chhattisgarh. We know that all 10 MPs, BJP won all 10 seats last time, and all 10 MPs have been replaced by new faces. So clearly the BJP considers that incumbency is a major problem. The Chief Minister's son is also fighting the election, although I think his election comes up a little later. And we have to see now what forest dwellers think about which is the best option for them. And since you mentioned about the key faces that are fighting election, when we speak of Chhattisgarh, today, of course, as far as Rajnaandgaon is concerned, it is an interesting contest here as well, because it is former Chief Minister Raman Singh's constituency, and his son was not given ticket, rather an unknown, a lesser known probably face has been given ticket from here. So do you think this seat is also going to be very interesting? Yes, of course, absolutely. We are going to see what is going to happen here. His son is contesting the election, as far as I know. Yeah, but not from this constituency. So, I mean, he's a very dynamic chief minister. He has done a lot of work in Chhattisgarh, but everyone has to be prepared for defeat. This is a very you can never say till the last vote is cast who's going to win and who's going to lose. So we have to see now what happens in the outcome. Absolutely. So very interesting contest in Chhattisgarh as well. But you know, there's one state that we've not talked about, and that is the state of Jammu and Kashmir, which is also voting today. How do you think the contest is in? It's obviously Srinagar is there. We also have Jammu seats. I think the outcome is more or less decided. I don't think Farooq Abdullah can be defeated from Srinagar. I mean, it's not that he's not been defeated in the past, but I think this time stakes are very high, and this state particularly is going to the polls in an overhang of serious security problems, problems of identity, problems of what the future is going to look like for them, and there is no state government there.
it's at the moment this governor's rule there. Rule, yes. So I'm hoping that people will come out and vote. There was a lot of enthusiasm. Friends went to Srinagar and they found that people were very anxious to cast their vote. But so far, it's quite depressing that only below 1% votes have been cast. Maybe as the day progresses, things will improve. Absolutely. So one of the states that is going to polls today is Jammu and Kashmir, of course, Srinagar and Udhampur constituencies. और आज की अगर आज के चरण की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से हमें साउथ का रुख करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 95 सीटें उनमें से 52 सीटें आज के चरण में साउथ की आ रही हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां, उनका जोर होता है कि राष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से दखल दें, और आज कहीं ना कहीं वो इम्तिहान ही है। तो इसके तहत आप कितना अहम ये चरण समझ रही हैं अदिति? देखिए, पहले चरण में भी आंध्र प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गया था, तेलंगाना में चुनाव हुआ था, वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और वो भी दक्षिण का एक हिस्सा है। आज तमिलनाडु में चुनाव है और एक हद तक जनता दल एस भी एक क्षेत्रीय पार्टी ही मानी जाएगी। तो उस कड़ी में कर्नाटक में भी चुनाव है और हमें ये देखना है कि दक्षिण में और पश्चिम बंगाल में किस तरह का आउटकम निकलता है, क्योंकि ये दोनों राज्य मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे ये निर्णय करने में कि किसकी सरकार केंद्र में बनती है। But in Tamil Nadu, this election is taking place after the raids that were carried out, and there was a huge amount of cash also seized from Tamil Nadu by the authorities there. How do you think this money power plays? Why do you think it plays such a big role, especially in the state of Tamil Nadu? Why are we seeing this sort of freebies and money being given to the voters? There have been complaints to the election commissions on that. This is one mystery which I am afraid I have no answer to. Why in Tamil Nadu and why not elsewhere? You're absolutely right. More money. I mean, Tamil Nadu is the only state where assembly elections, as well as for the first time a Lok Sabha election, has been countermanded because people have been spreading money. Obviously, all that money has gone down the drain where the candidate is concerned, because his investment is zero now. That money is just gone. But why does this happen in Tamil Nadu? It is a very difficult question to answer. I have no answer for it. Why do people think that by distributing money they can twist the outcome of an election, manipulate it? Why do people think they will not be caught? Because I mean, in this day and age, everything is being monitored. Yes. So it's something that is beyond our reckoning. और आदित्य, इस बारे में पहले भी बात हुई है। अब तमिलनाडु की वेल्लोर की अगर बात करें, चुनाव स्थगित हुआ, प्रचार करने पर कुछ नेताओं की रोक लगाई गई जब धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात आई। इस तरह इस पर जो कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई, कोर्ट का दखल आया, किस तरह की नज़ीर आगे के चरणों के लिए भी अब पेश हुई है? अब देखना पड़ेगा कि आगे के चरणों में किस तरह की, उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हो रहा है। अब निश्चित रूप से मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि वहाँ पर भयंकर बल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वहाँ पर है ऐसा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का एक चुनावी परंपरा ऐसी है कि लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, या कुछ इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को से कहा जाता है कि आप आके वोट दे दीजिए। बिल्कुल। तो ये एक अजीब क्षेत्रीय परंपरा है और तमिलनाडु में पैसे का इस्तेमाल तो बहुत व्यापक स्तर पे होता है। तो हालांकि मेरे ख्याल से ये आपने पैसा तो खूब फेंका, लेकिन क्या उससे आपकी जीत हो सकती है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है इस पे। हमने ये भी देखा कि आर.के. नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और लेकिन जिन्होंने किया उनकी जीत नहीं हुई। बिल्कुल। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब आगे तमिलनाडु में आज क्या होता है। बिल्कुल। Right. Huge challenges also for the Election Commission. It has to look at various challenges, the use of money power, the cash seized, not only in Tamil Nadu, but in overall general exercise. Of course, violence in Tamil Nadu, in
West Bengal, and of course the Naxal challenge. So huge challenges for the Election Commission to hold free and fair elections. But of course the Election Commission making all the necessary arrangements and making sure that free and fair elections are held in the country. Thank you so much, Aditi, for joining us this morning and sharing your perspective and analysis of all the states that are going to polls today. Thank you so much for joining us this morning. तो ये दूसरे चरण का जो मतदान है उसे लेकर तो हमने बात की, लेकिन आपको बता दें कि जहां दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है तो तीसरे चरण के लिए भी अब चुनाव प्रचार ने काफी जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के अमरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे और गुजरात में तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। और गुजरात के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक रवाना हो जाएंगे। वो वहां 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पहले बागलकोट और फिर चिक्कोडी लोकसभा क्षेत्रों में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में तीसरे चरण में बाकी बची 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और आज प्रधानमंत्री केरल का भी दौरा करेंगे। वो केरल के तिरुवनंतपुरम में रैली को संबोधित करेंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विशाल जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और फिर बिलासपुर में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के जालना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बदायूं में रैली को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो जूनागढ़ और भुज में रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उमा भारती आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। 6 मई को 5वें चरण में 51 सीटों पर मतदान होगा और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। और इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें रायबरेली से यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, लखनऊ संसदीय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा और बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से शरद यादव का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले वो रोड शो भी करेंगे, जिसमें महागठबंधन के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव बेठौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ में छठे दौर के लिए 12 मई को मतदान होना है। पूनम सिन्हा आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पूनम सिन्हा 16 अप्रैल को ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं और लखनऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं। लखनऊ लोकसभा सीट पर मतदान 5वें चरण में 6 मई को होना है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में और कांग्रेस के गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार बलबीर सिंह जाखड़ आज नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहेंगे।
तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। इसे लेकर काफी समय से कयास चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पर कोई बड़ी बात निकल कर आज सामने आए। इस गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है और आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार इस बीच आज अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। बलबीर सिंह जाखड़ पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। And now let's get to some other news now. A day after Jet Airways suspended its operations temporarily, the lenders have expressed hope of a successful bidding process for the stake sale. Now, banks on Wednesday rejected an immediate 400 crore rupees demand of the Jet Airways, compelling it to ground operations after flying for 25 years. The cash-strapped Airways flew its last flight from Amritsar to Delhi on Wednesday night. The announcement from the lenders came early morning ahead of market opening, saying that the best way forward was to get bids from potential investors who have expressed interest and have been issued bid documents on 16th of April. A consortium of 26 lenders led by State Bank of India with the 51% stake in the debt-trapped airline has invited bids from potential suitors. The suspension of operations has put at stake more than 20,000 jobs and thousands of crores in passenger refunds, dues to vendors, and over 8,500 crore rupees to banks. The Civil Aviation Ministry said in a series of tweets that the bank-led resolution process is still underway and it is expected to end by the 10th of next month. The ministry said that it will support the resolution process within the existing legal and regulatory framework. All right, our colleague Aruna Thakur is now joining us live from the IGI airport. Aruna, very good morning. Speaking about Jet Airways, it has shut down temporarily for the want of funds. But what are the updates that you are getting us? What are the feelers? Of course, the Civil Aviation Ministry has tweeted and it has expressed hope that things will be sorted out. What are the updates? Yes, Aishwarya, from the last 2 hours we are here and we are getting the updates from because right now they are not talking in front of camera, the employees basically, but what are the, government, from the government and lenders point of view, I can say that the bidding process, there is a still hope. The lenders are saying that bidding, there are, the investors are interested till now and the bidding process will end in the May 10th. So still there is a hope. But on the other hand, what I'm getting the information from the experts that there are some news which are saying that the parking lots of Jet Airways has been issued to other airlines. So this is a news which will be issue can be issue for the Jet Airways and the employees which are losing their jobs. And what the information I'm getting that by today in the afternoon in Jantar Mantar they will protest for they are not secured for their jobs. Absolutely. So that brings us to this question that what will happen to so many, more than 20,000 people? What will happen to their jobs? And of course, when we were talking about the last flight of the Jet Airways, of course, we saw the visuals also where, you know, there was an emotional moment for all these Jet Airways employees who have been working for so many years now. What happens to them is also a big question. Yes, Aishwarya, of course, why not? Because they are not only afraid of losing their job, but it is a sentiment which is attached for both the employees and the board of directors. And they are interested in taking further to take the issue, and they are continuous in the contact with the government and they are asking to find a solution. So let's see what the government will the investor will come in, new investor will
show its interest, or whether the government will come in and find the solution. Aishwarya. Absolutely. So far, the things are very unclear at the moment. Things are very tentative. What will happen to the airlines? What will happen to the fate of the thousands of people who've been employed with the Jet Airways? We have to wait and watch how things unfold in the next few days. Thank you so much, Aruna, for all those updates there on Jet Airways story. Meanwhile, the death toll due to rain, thunderstorm and lightning in several parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra has now risen to at least 50. Rajasthan Relief Secretary Ashutosh A.T. has said that 25 deaths occurred in the state. In Madhya Pradesh, senior police officials confirmed 22 deaths. In Gujarat, at least 10 people have died due to rain and dust storms. And in Maharashtra, 3 persons died in rain-related incidents. The Met Department said that several parts of North and Northeast India are likely to witness thunderstorm and rainfall over the next 24 hours as well. And Vice President M. Venkaiah Naidu has expressed deep anguish over the loss of lives due to heavy rains and thunderstorms in Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. And with that, we wrap up this special edition of RSTV broadcast, where we not only got to election-related news, but other news as well. But through the day today, of course, we'll keep tracking of all the election-related news today. And with that, we wrap up this edition of our special broadcast on Rajya Sabha TV. Thanks for watching. Namaskar.